ये वंश की जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था और चंद्रगुप्त को सत्ता प्राप्त करने में चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था, उन्होंने सहायता की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है, जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी है, उसको लिखा था। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध जो राज्य था उसको स्थापित किया और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि फिलहाल में पटना है, उसको बसाया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस जो निकेटर है उसको हराया और उन्होंने संधि की, जिस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और 4 प्रदेश अराकोसिया, गेड्रोसिया, परोपमिस्दा और अरियाना दिए। मेगस्थनीज, जो कि एक ग्रीक राजदूत था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया। अपने अंतिम जीवन में जब वो मरने वाले थे उस टाइम में श्रवणबेलगोला नाम के जगह पर उन्होंने उपवास से मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व, और उन्होंने अंतिम समय में ही जैन धर्म को अपनाया था। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक गांव में कर्नाटक के अंदर हुई थी। इनके पश्चाताप बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उनका उत्तराधिकारी था। इनका उपनाम था अमित्रघात अर्थात शत्रु विनाशक। इन्होंने आजीवन संप्रदाय का अनुयायी थे। ये आजीविक संप्रदाय को अपनाया था। वायु पुराण के अंदर उन्हें चंद्रसार कहा गया है। एंटियोकस प्रथम, जो कि सीरिया का शासक था, उसने दरबार में डाइमेकस को राजदूत बनाकर भेजा था। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, जिसे पहले सुसीम और फिर अशोक ने दबाया था। बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। उसने एंटियोकस से दार्शनिक और विद्वान भेजने का अनुरोध किया था। तारनाथ जो है उसके अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में आता है अशोक मौर्य। ये मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया गया है। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय यह उज्जैन का राज्यपाल था। कलिंग जो युद्ध है वो अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। राजधानी तोसली थी। युद्ध के बाद में अशोक ने हिंसा त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध जो दीक्षा है वो उपगुप्त भिक्षु से इन्होंने प्राप्त की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम अशोक ने ही शुरू किया था। इनके शिलालेखों पर जो भाषा है, वो जो लिपियां हैं वो है ब्रह्मी। भारत के अधिकांश भागों में ब्रह्म लिपि है और उत्तर पश्चिमी जो पाकिस्तान है वहाँ पर खरोष्टी लिपि है और अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक का जो है लिपि मिली है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं शिलालेख, जो कि प्रमुख रूप से 14 मुख्य शिलालेख हैं। स्तंभ लेख ये जो हैं वो 7 हैं और उसके बाद में आते हैं गुफा लेख। मुख्य जो शिलालेख हैं उनके, पहला जो है उनका शिलालेख वह है पशु बलि की निंदा और चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। तीसरा है वो उनका अधिकारियों को हर 5 वर्ष में प्रजा से मिलने का आदेश था। 5वें के अंदर धर्म महामंत्रों की नियुक्ति से संबंधित था। छठा जो है वो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा से संबंधित था। 7वां और 8वां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में सच्ची भेंट और शिष्टाचार की शिक्षा से संबंधित है।
10वें में प्रजा के हित में शासन से रिलेटेड, और 12वां अन्य धर्मों के प्रति सम्मान, और 14वें में इन्होंने धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। इनके स्तंभ लेख जो कि 7 प्रमुख स्तंभ लेख हैं, उनकी सबकी जो लिपि है वो ब्रह्म लिपि है। इनके मुख्य स्थल हैं प्रयाग इलाहाबाद, टोपरा दिल्ली, मेरठ रामपुरवा, लोरिया कौशाम्बी और रुम्बीदेई। प्रयाग जो स्तंभ लेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख जो है वो प्रयाग स्तंभ को कहा जाता है। रुम्बीदेई जो स्तंभ लेख है वो अशोक की लुम्बिनी यात्रा से संबंधित है। उसमें लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख है जो कि बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा है। कंधार का जो अभिलेख है वो यूनानी और अरामाई का जो है उस लिपि के अंदर है। इनकी प्रारंभिक राज व्यवस्था जो थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें राजा जो था वो सर्वोच्च शासक था। धर्म आधारित शासन था। प्रधानमंत्री या मंत्री में मंत्री परिषद में 12 से 16 सदस्य थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। धर्म महामात्र जो है वो धर्म प्रचार के अधिकारी थे। समाहर्ता यह कर संग्रह का प्रमुख था। सन्निधाता यह राजकोष का अध्यक्ष था। पारदेशिक प्रशासन था। जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। 5 प्रांत कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र जो कि पूर्वी प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत तक्षशिला था, दक्षिण पश्चिमी प्रांत उज्जैनी था, और दक्षिण में स्वर्णगिरी। मध्य भारत के अंदर अवंती जो थे वो इनके प्रमुख प्रांत थे। प्रत्येक प्रांत का जो प्रमुख था उसको आर्यपुत्र, कुमार या राष्ट्रिक कहा जाता था। सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम थी। नया नगर जो प्रशासन था उसमें 30 सदस्यों की एक समिति थी जो कि मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में ये सब बताया है। सैन्य व्यवस्था के बारे में कि सेना के 4 अंग थे। पैदल सेना जिसे पदाती, अश्वारोही, गज सेना और रथ सेना। इनका सेनापति जो था वो एक सर्वोच्च अधिकारी था। मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ हैं जो कि मेगस्थनीज की बुक के अनुसार थे। सैनिकों का नेतृत्व जो था वो नायक के द्वारा किया जाता था। उस समय है वो गुप्तचर की भी विभाग था एक, जिसका मुखिया जो था वो महामात्र या अमात्य कहलाता था। गुप्तचरों को संचार या फिर चार कहा गया है। स्थायी जो गुप्तचर थे वो संस्था कहलाती थी। इनके अर्थशास्त्र और समाज के बारे में कि अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। समाज जो है वो 7 वर्गों में बांटा गया था। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चरवाहे, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक और 6ठा निरीक्षक और 7वां था सभा सदस्य। बिना वर्षा की उपजाऊ जो भूमि थी वो अदेगातुक कहलाती थी। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आता है कि मौर्य वंश के अंदर या जो सरकारी भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था, सीता भूमि। मौर्य वंश का जो अंत है वो इस प्रकार है कि इनका अंतिम शासक जो था बृहदर्थ मौर्य था। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहदर्थ मौर्य था उसका एक पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जो था वो उनका सेनापति था, जिसने 185 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद में उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जो है वो विदिशा के अंदर स्थापित की। जो अब शुंग वंश, कण्व वंश वगैरह हैं उनका हम अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं।